हम लोग चर्चा करेंगे आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वर्ष 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। यदि हम इसका स्टडी करते हैं तो परीक्षा में हमको इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी, काफ़ी सहायता मिलेगी इसके पढ़ने से। ये केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग जान लीजिए क्या होता है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग ये होता है कि जो किसी भी शब्द के पहले आकर के जुड़ जाता है, मिल जाता है या लग जाता है। जो किसी भी शब्द में पहले आकर के लगता है ना, उसको उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द में जो पहले आकर के लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। या पहले प्रयुक्त होता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है या लग जाता है, जिस भाषा में हम उसको कह ले। ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर के लगता है या पहले आकर प्रयुक्त होता है। हमारा क्वेश्चन है दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो इसके पहले क्या है? क्या बोलेंगे? दुर्योधन। नहीं, ये रेप यहाँ ले आएंगे, दुर्योधन हो जाएगा। नहीं, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? हम क्या, हमारा ऑप्शन है क दूर, ख दूस, ग सु, घ धन। ठीक है, तो पहले इसमें क्या लग रहा है? पहले क्या लग रहा है? दूर। नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही? ये हो गया हमारा ऑप्शन क ऑप्शन हमारा इसमें होगा। यानी दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? तो हम लिखेंगे दुर्योधन में जो है दूर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा चर किस लकार का रूप है? च किस लकार का रूप है? ऑप्शन हमारा लोट लकार, ख लट, ग लिट लकार, घ लंग लकार। लकार एक और होता है विधिलिंग। ठीक है, यानी चाहिए। तो चर किस लकार का रूप है? ठीक है, तो लोट लकार या लट लकार है या लिट लकार है या लंग लकार है, तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? लोट लकार है। चर किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। तीसरा प्रश्न हमारा, जलती हुई अलस शाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ठीक है, जलती हुई अलस शाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ठीक है, अलस शाला का मतलब होता है आलसियों का घर। शाला माने होता है घर। ठीक है, ये तलावे स आकार ल आकार शाला, शाला माने घर, एक अलग और शाला होता है। ठीक है, तो जलती हुई अलस शाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ठीक ना, ऑप्शन हमारा क परस्परम आलाप। ठीक है, यानी कि परस्पर आलाप, ख है आपस में झगड़ा, ग हमारा खा रहे थे, घ तपस्या कर रहे थे। ठीक है, इसके बुक स्टडी से जब हम देखते हैं तो बृहस्पति नाम का एक मंत्री था, वह बहुत दयावान था। वह अपने राज्य में आलसियों व दीन दुखियों को प्रतिदिन उनके इच्छा अनुसार भोजन देता था, खिलाता था। ठीक है, अन्न देता था, वह इच्छा अनुसार वस्त्र भी देता था। ठीक है, तो ऐसा जब वो कर रहा था तो ऐसा करते हुए देखकर उसके राज्य के कुछ अच्छे खासे लोग, बढ़िया लोग, जो संपन्न लोग थे, वे लोग भी बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, उसकी परीक्षण के लिए उसके मंत्री जो है क्या किया, एक दिन क्योंकि आलस साला का खर्चा बढ़ गया, तो मंत्री ने उसकी परीक्षण के लिए क्या किया कि सभी आलसी के घर में एक दिन आग लगा दिया। ठीक है, वो देखना चाहता था कि वाकई में सभी आलसी है या कुछ डुप्लीकेट आलसी है, बनावटी आलसी है। तो जब आग लगाया तो जितने भी डुप्लीकेट आलसी थे वे सभी 9 2 11 हो गए। कुछ मतलब कि
असली आलसी भी जो थे वो भी वहां से रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मात्र कितने बच गए? 4 आलसी बच गए। कितने बच गए? 4 आलसी बच गए। वही आपस में बैठ करके एकदम आराम से बातचीत कर रहा था। कोई कहता था लगता है आग लग गया है, आग लगा हुआ है, अब बैठ करके आराम से जो है चर्चा कर रहा है। लग रहा है हम लोग के घर में आग लगा, आग लहर रहा है। आग जो है पूरी अपनी चरम सीमा पर है और वो आपस में बैठ करके एक कहता है आग लगता है आग लगा हुआ है। नहीं, एक ने कहा ये हल्ला कौन चीज का हो रहा है? नहीं, एक कहता है क्या हल्ला कर रहा है, चुपचाप रहो। एक कहा कोई भी ऐसा दयावान आदमी होगा जो भीगा हुआ कंबल या चटाई लाकर हम लोग के शरीर पर डाल देता और हम लोग सुरक्षित बच जाते। आग एकदम चरम सीमा पर बैठ करके एकदम आपस में ऐश मौज से बातचीत कर रहा है। जैसे वर्तमान में देखिएगा दरिद्र से दरिद्र आदमी होगा, ठीक है, जब ताश खेलने बैठ जाएगा ना, ताश होता है, ताश खेलने बैठ जाएगा एकदम ऐश मौज से खेलता रहेगा, बुझाएगा महाराजा आदमी है, ठीक है। उसी तरह आलसी एकदम आराम से बैठा हुआ, आग चरम सीमा, इस बात का भय नहीं है कि हम यहाँ से जो है भागे, नहीं तो आग हमारे मतलब कि नियर तक पहुंच जाएगा तो हम जल जाएंगे। इसको कहते हैं आलसी। यह इस अपने पेट की पूर्ति के लिए ना भी कोई किसी भी काम को करने में अक्षम होते हैं, किसी भी काम को नहीं कर सकता है अपने पेट की पूर्ति के लिए भी। असली आलसी उसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में अभी वर्तमान जो सरकार है इसमें अच्छा खासा लोग राशन कार्ड बनवा लेता है। नहीं, जो गरीब लोग नहीं है, सरकार राशन किसको देता है? जो निर्धन लोग है, जो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, जो गरीब लोग है, उसको सरकार क्या करता है? उसको कुछ राशन खाद्य पदार्थ मुहैया कराती है। समाज के अच्छे खासे लोग जो है दिखावटी गरीबी दिखा करके राशन कार्ड बनवा करके और सरकार से लाभ ले लेता है। ये सब गलत बात है। ये सब क्या है? भ्रष्टता है। और उसके बाद में कोसता है सरकार को कि सरकार गलत है। सबसे पहले हम सुधरे, फिर उसके बाद सरकार सुधरेगी। हम जैसा चुनेंगे वैसा सरकार होगा। हमारी चर्चा थी कि जलती हुई अलसला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है। उसको संस्कृत में कहते हैं परस्पर आलाप, ठीक है, यानी परस्पर आलाप। क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन? चारों आलसी, ठीक है। हमारा ऑप्शन सही कौन होगा? ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, ठीक है। पूर्व काल में ऋषिगण जब पढ़ाते थे गुरुकुल में तो उनके साथ उनकी पत्नी भी हुआ करती थी और वह सभी भी विद्वान होती थी, ठीक है। तो उनमें मतलब संस्कृत साहित्य रचना चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, ठीक है। सबसे अधिक ऑप्शन हमारा मैत्रेयी, ख हमारा गार्गी, ग सुलभा, घ विजयांका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा मैत्रेयी। मैत्रेयी जो है दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंपन राय की रानी का नाम था। कंपन राय जो था उसके पत्नी का नाम या रानी का नाम क्या था? ऑप्शन एक क हमारा गंगा देवी, ख तिरुमलांबा, ग शिला भट्टारिका, घ पंडित छमाराव। सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन क गंगा देवी, यानी कंपन राय की रानी का नाम क्या था? गंगा देवी। अगला प्रश्न हमारा, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन हमारा है क चाप, ख टाप, ग गाप और अंग जो है घ जो है उंग है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन? चाप। सूर्या पद में चाप स्त्री प्रत्यय है। कौन है? चाप स्त्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, किसमें विग्रह होता है? किसमें विग्रह होता है, ठीक है। तो समास में होता है,
ख संधि में होता है, ग वर्ण में होता है, घ कारक में होता है। तो केवल विग्रह जो है संस्कृत में समास में होता है, इसके अलावा और किसी में नहीं होता है। संधि में नहीं होता, वर्ण में नहीं होता है, कारक में नहीं होता है, केवल समास में विग्रह होता है। अगला प्रश्न हो रहा है, केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? ठीक है, तो केशांत संस्कार तब होता है जब बच्चे शिक्षा के लायक हो जाते हैं, पढ़ने के लायक जब हो जाते हैं। वर्तमान में जैसे 3 वर्ष के बाद में उसको बालवाड़ी में भेज दिया जाता है, 6 वर्ष के बाद में प्राइमरी स्कूल में उसको डाल दिया जाता है स्टडी करने के लिए। तो पूर्व काल में जो है बच्चे जब स्टडी के लायक हो जाते थे, पढ़ने लिखने के लायक जब हो जाते थे, तो उसको क्या किया, मतलब किसी भी शैक्षणिक संस्थान में डाल दिया जाता था। पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करता था, ठीक है, वही बच्चा जा करके अपना पढ़ाई लिखाई करता था। तो केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? शैक्षणिक, विवाह, शैशव, जन्म पूर्व। हमारा ऑप्शन क्या होगा? शैक्षणिक। ठीक है ना। केशांत संस्कार में क्या होता था, वहां जाने के बाद में उसका पूरा जो है बाल उतार दिया जाएगा, बाल एकदम नहीं रहेगा, आजकल के स्टाइलिश नहीं रहेगा। आजकल इतना स्टाइलिश में रहता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा शहर वाला लोग, ठीक है, ये लड़का है कि लड़की है, उसको समझ में नहीं आएगा कि लड़का है कि लड़की है, किस मतलब कौन किस तरह से बाल रख रहा है। पहले के जो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ शिक्षा का कार्यक्रम होता था, वहां जाने के बाद में बाल एकदम उसके पास में नहीं होता था, पूरा एकदम हटा दिया जाता था। ठीक है ना। तो केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक, मतलब पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षणिक, ठीक है, विवाह नहीं होगा, शैशव नहीं होगा, जन्म पूर्व नहीं होगा। विवाह में मुंडन की क्या जरूरी है? विवाह में तो लोग एकदम क्या सेहरा बांध के जाता है ना। ठीक है, तो केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? शिष्य वेदों का आरंभ कहाँ करते थे? वेद का आरंभ कहाँ करते थे? वर्तमान में शिक्षा पद्धति तो हम लोग अंग्रेज के हिसाब से जो है अभी हमारे यहाँ चलता है, पहले वेद का आरंभ होता था, अब वैसी बात नहीं है। अब अगर सही से शिक्षा का अध्ययन करता है तो मुस्लिम समुदाय करता है, उसके लिए या तो जैसे कि किसी भी क्षेत्र में मदरसा इत्यादि होता है, वहाँ पर वो लोग अपना करते हैं। नहीं, अगर वह उपलब्ध नहीं होता है उसके समुदाय में, तो फिर उसके मोहल्ले में जो है एक काजी साहब होते हैं, वो आते हैं और वहीं पर उसका वेद कुरान होता है, तो कुरान का स्टडी जो है वहीं पर कराया जाता है। हिंदू समुदाय में जो है क्वेश्चन होता है कि शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है गुरु गृह में। गृह माने घर होता है, गुरु के घर, ठीक है, घर में। पितृगृह में, पिता के घर में, ठीक है। ग है देवालय में, घ है नगर में। ऑप्शन क गुरुगृह, ख पितृगृह, ग देवालय, घ नगर में। यानी कि गुरु के घर में, पिता के घर में, देवालय में जहाँ देवी देवता इत्यादि की प्रतिमा होती है, या नगर में। ठीक है, तो शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? ऑप्शन सही हमारा होगा गुरु गृह में वेद का आरंभ करते थे। अगला प्रश्न हमारा, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? गोदान मतलब गाय का दान करना, गौ को दान करना। ठीक है, तो किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान होता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क केशांत संस्कार, ख शैशव संस्कार, ग जन्म पूर्व संस्कार और घ अंत्येष्टि संस्कार। केशांत संस्कार से अभी हम स्टडी करके आए हैं। केशांत संस्कार कब होता है? जब बच्चे स्टडी करने जाते हैं, पढ़ने के लिए पहली बार जाते हैं, तो वहां पर केशांत संस्कार, उसका मुंडन इत्यादि हो जाता है। ठीक है, तो किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो केशांत संस्कार में जब बच्चे स्टडी के लिए जाते थे ना, तो एक गाय को दान किया जाता था, गौदान किया जाता था। ठीक है, यानी कि दक्षिणा स्वरूप जो है गौदान किया जाता था। शैशव संस्कार बचपन का
संस्कार है। 0 से 6 साल में भी संस्कार होते हैं बच्चे का, ठीक है ना। यह जन्म पूर्व संस्कार, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है गर्भ में, ठीक है। गर्भ में 3 संस्कार होते हैं। और अंत्येष्टि संस्कार, इसका मतलब होता है मरने के बाद का संस्कार। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है संस्कार 16 होते हैं, जन्म पूर्व से लेकर और मरने के बाद तक, यानी कि मरने के बाद भी एक संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है, ठीक है। तो किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? ऑप्शन मूर्ख, क ऑप्शन हमारा मूर्ख, ख है धर्मात्मा, ग है विद्वान और घ है अधर्मी, ठीक है। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है, यानी कि नहीं मानने योग्य बात पर भी जो विश्वास करता है वो क्या होता है, ठीक है। मूर्ख है, धर्मात्मा है, विद्वान है और धर्मी है, ठीक है। जो अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। तो मूर्ख व्यक्ति जो है अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर लेता है, ठीक है। जैसे प्रेतात्मा इत्यादि की चर्चा कर ली जाती है, ठीक ना। अब किसी को कह दिया जाए कि नहीं, मतलब कि अमुक स्थान पर बहुत बड़ी भयंकर जो है प्रेत, जिसको देहाती भाषा में भूत कहा जाता है, कह दिया जाए कि रहता है, और मूर्ख आदमी वो मान लेगा, उसकी मजाल नहीं है कि वहां पर चला जाएगा, नहीं। अगर गलती से वो चला भी गया और वह बात उसको याद पड़ जाएगा ना, जैसे उसके नजदीक जाएगा ना, साफ उसका जो है ना सांस ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे रह जाएगा। नहीं, रात्रि में कोई कह दे हम आ रहे थे रात्रि में ना अमुक का स्थान पर, मतलब किसी भी स्थान का नाम रख दे, और आते वक्त जो है वहां पर हमको बहुत बड़ी सफेद कपड़े वाला एक भूत दिखाई दिया है, नहीं, कल से किसी का मजाल नहीं उस रास्ते से गुजर जाएगा। जैसे शाम होगा जैबे नहीं करेगा, डर के मारे इतना डर जाएगा वो, सांस उसका फूलने लग जाएगा, ठीक है। और विद्वान आदमी को, समझदार आदमी को, ठीक ना, उसको अगर कहते हैं अविश्वसनीय चीज, किसी भी तथ्य की बात अगर कहते हैं तो नहीं मानेगा, वो पहले जांच पड़ताल करेगा। क्योंकि मूर्ख आदमी जो है बिना देखे हुए किसी वस्तु पर विश्वास करता है, समझदार तो उसको देख करके सोचता है, समझता है, तब वह विश्वास करता है। तो कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो मूर्ख। हम ऑप्शन क्या चेकेंगे? मूर्ख जो है ये अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, ठीक है। फिर से आएगा प्रश्न, हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।